वेलकम टू कंसेप्टोपीडिया। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर का डे 2 चालू करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है फोर्स एंड मोशन और दूसरा जो है वो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। ओके, डे 1 का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मोशन होता क्या है। ओके, सो अगर मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो मोशन का मतलब जब कभी भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहा हो। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव करे विथ सर्टेन वेलोसिटी, रिमेंबर विथ सर्टेन वेलोसिटी, तो मैं उस मूवमेंट को कहूंगा मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, और दूसरी चीज है वो है फोर्स। ओके, जो सेकंड टॉपिक है वो है फोर्स। अब ये फोर्स क्या भला है, तो ये हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में लॉ ऑफ मोशन जैसे चैप्टर्स के अंदर हमने देखा कि न्यूटन ने हमें फोर्स के बारे में समझाने की कोशिश की थी। ओके, बट इवेंचुअली अगर आपको उस टाइम पे समझा हो या नहीं समझा हो दैट डजंट मैटर, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि फोर्स का मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो अगर मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक सिंपल भाषा में कहूँ फोर्स का मतलब, तो ये एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि जो एनर्जी पैरामीटर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो चलने में या तो स्टेबिलाइज होने में मदद करता है। ओके, एंड आपने अगर इस लॉ को जो है न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से कंपेयर किया होगा मेरी बातों को, तो आपको समझ में आएगा कि न्यूटन बाबा ने भी यही कहा था। तो जैसा कि मैंने बताया कि फोर्स आपको या तो चलने या तो स्टेबिलाइज होने में मदद करता है, ये एक ऐसा पैरामीटर है। बट सवाल यहाँ ये है कि आखिर हम मोशन और फोर्स ये ग्रेविटेशन चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। ओके, तो मैं एक सिंपल सी भाषा में बताऊंगा आपको कि आखिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। आगे आप जब कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों टॉपिक्स हर जगह पे डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली रेलेवेंस में मिलेंगे। ओके, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले मोशन और फोर्स के बारे में समझा दिया जाए ताकि आगे आप कंफ्यूज ना रहें। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इससे पहले कि हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को समझें, मैं आपको कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगा। क्यों? ग्रेविटेशन में आगे बढ़ने से पहले केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे न्यूटन ने बहुत सारी अपनी थियोरी को बेस बनाकर हमें प्रेजेंट किया था। ओके, और अगर मैं बात करूं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की, तो ये दरअसल हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके मोशंस के बारे में जोहान्स केपलर ने 3 तरह के लॉ दिए थे। ओके, जिन्हें हम कहते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ऑफ कोर्स इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स भी हैं, दैट टू हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जान लेनी चाहिए कि पहली चीज़, जोहान्स केपलर ने ये प्लैनेटरी मोशन दिया था, हमें 3 लॉ दिए थे, और जो पीरियोडिक टाइम था वो था बिटवीन 1606 टू 1619। ओके, एंड हम सबको पता है, मैंने हमारे फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, कि जो ग्रेविटेशन फोर्स आया था वो बिटवीन 1665 टू 1667 आया था। दिस मीन्स कि सर जोहान्स केपलर ने पहले ही जो है हमें ये प्लैनेटरी मोशन के लॉ दे दिए थे, जिसके बेसिस पे न्यूटन ने अपनी स्टडीज को आगे फर्दर मोस्ट कैरी आउट किया और हमें ग्रेविटेशन फोर्स की थ्योरी दी। सो ये है हमारा केपलर्स फर्स्ट लॉ, हमारे 3 लॉ में से एक, जिसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम उसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं एंड देन हम डायग्राम के हिसाब से उस स्टेटमेंट को भी समझ लेंगे। सो ये स्टेटमेंट कहता क्या है? तो ये स्टेटमेंट सिंपल सी भाषा में कहता है कि आपके सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपके सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और सन को उस समय किसी एक फोकाई पे कंसिडर किया जाता है। ओके, अगर मैं डायग्राम के हिसाब से बताऊं तो ये डायग्रामेटिकली कुछ इस तरीके से होगा कि आपका जो कोई भी प्लैनेट है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। लेट्स सपोज कि ये हमारा प्लैनेट है। ओके, एंड हमें पता है कि ये एलिप्स है, तो एलिप्स विल हैव 2 सेंटर पॉइंट, जिसे हम फोकाई कहते हैं। हमारा जो सन होगा इन दोनों में से किसी एक फोकस पॉइंट पर ही हो सकता है। ओके, तो यही सर केपलर हमें बताना चाह रहे थे कि हमारा जो प्लैनेट है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, कीपिंग सन एट एनी वन ऑफ द फोकस पॉइंट। तो अब तक हमने देखा केपलर्स फर्स्ट लॉ। चलिए अब समझते हैं केपलर्स सेकेंड लॉ। केपलर्स सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी कहा जाता है,
और उसका स्टेटमेंट क्या होगा? तो उसका स्टेटमेंट है इट स्टेट्स दैट द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर टाइम कांस्टेंट हो, भले ही हमारे प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्वीप आउट कर रहे हैं, घूम रहे हों, इट डजंट मैटर, अगर मैं टाइम कांस्टेंट रखता हूं और बिटवीन टू प्लेसेस अगर मैं प्लैनेट्स का जो स्वीप आउट एरिया है वो निकालता हूं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या मैं ये कह सकता हूं सेम रहेगा। चलिए डायग्रामेटिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है मेरा एलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके। ये समझिए कि ये मेरा सन है एट एनी वन ऑफ द फोकस पॉइंट। मेरा प्लैनेट इनिशियली एट पॉइंट ए पर था, ओके। तो यहां से अगर मैं एक रेडियस वेक्टर मेरे सन के सेंटर में बनाऊं, अब यहां से मैं फॉर सर्टेन टाइम पीरियड मैं मेरे प्लैनेट को ट्रेवल होने देता हूं, ओके। लेट्स सपोज वो टाइम पीरियड या तो टी आप कंसीडर कर सकते हैं, या तो एक फिजिकल क्वांटिटी आप ले लीजिए, जैसे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, ओके। तो मैं यहां पर समझिए 10 सेकेंड पे इसे चलने देता हूं और मेरा प्लैनेट यहां आ जाता है, ओके। यहां से मैं एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो ये जो इंस्क्राइब्ड एरिया है, मैं इसे सपोज करो कहता हूं A1, इस इंस्क्राइब्ड एरिया को कहूंगा A1। और अगर मैं यहां पे एक नाम दे दूं AB और इसे C कर दूं, तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं A एरिया ऑफ जो आपका आर्क है, दैट आर्क ABC, ओके। अब समझिए कि मेरा प्लैनेट ट्रेवल करके एलिप्टिकल ऑर्बिट में थोड़ा दूर चला आता है। कंसीडर हियर, यहां से मैं एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करता हूं, ओके। ये मेरा है प्लैनेट टू द सेंटर, सपोज करिए ये पॉइंट है D। फॉर सेम टाइम पीरियड अगर मैं मेरे प्लैनेट का पाथ रिट्रेस करूं फॉर द 10 सेकेंड्स ओनली, तो समझिए इतने टाइम में, क्योंकि ये दूर है हमारा प्लैनेट, तो इतने टाइम में जो आर्क लेंथ इंस्क्राइब्ड होगा वो बहुत कम होगा। पर सपोज करते हैं कि वो पॉइंट E पर जाता है, ओके। D से चलना शुरू किया, फॉर 10 सेकेंड्स वो पॉइंट E पर पहुंचेगा। तो अगर मैं दोनों रेडियस वेक्टर को ज्वाइन कर दूं, तो यहां पे भी एक एरिया इंस्क्राइब होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इवेंचुअली अगर आप विजुअली इसे देखें तो कोई भी कह सकता है कि मे बी ये एरिया बड़ा होगा और ये एरिया शायद छोटा, या अगर उसका उल्टा हम कहें तो ये एरिया बड़ा होगा क्योंकि इसका जो लेंथ है वो ज्यादा है और ये एरिया छोटा होगा एज कंपेयर टू दिस वन एरिया। पर सर कैपलर का कहना था कि ऐसा नहीं होगा, और उन्होंने उस बात पर साबित भी किया, और उनके अकॉर्डिंग ही ये सेकंड लॉ हमारे पास है जो कहता है कि जो एरिया, जो फर्स्ट एरिया इंस्क्राइब्ड होगा और जो सेकंड एरिया इंस्क्राइब्ड होगा, अगर टाइम कांस्टेंट रखा जाए तो वो दोनों के दोनों सेम होंगे, ओके। तो ये वाला एरिया मैं कंसीडर कर लेता हूं A1 और ये वाला एरिया मैं कंसीडर कर लेता हूं A2। तो A1 विल बी इक्वल्स टू A2 and that is equals to constant, okay। और अगर मैं एरिया के फॉर्मेट में लिखूं तो एरिया ऑफ आर्क ABC, मैं यहां पे पॉइंट लिख देता हूं C, और that will be equals to एरिया ऑफ आर्क हमारा DCE, so DCE, okay। ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। यही था हमारा केपलर्स सेकंड लॉ। सो अब तक हमने केपलर्स के दो लॉ देख लिए। अब हम चलते हैं केपलर्स के थर्ड लॉ की तरफ, जिसे हम लॉ ऑफ पीरियोडिक टाइम भी कहते हैं। अब इसे पीरियोडिक टाइम क्यों कहा जाता है, तो आप नाम से समझ गए होंगे कि इस लॉ के अंदर मे बी सम पीरियोडिक टाइम की बात होने वाली है, ओके। तो इसका सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट कहता है इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ओके। यानी अगर मैं किसी भी प्लैनेट का जो मीन डिस्टेंस है फ्रॉम सन, अगर उसे कैलकुलेट करूं और उसका 3 पावर लूं, यानी पावर उसका क्यूब कर दूं, तो वो हमेशा उसके पीरियोडिक टाइम के स्क्वायर के रेट से चलेगा। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, पर हाँ इतना समझिए, मैं आपको जो बता रहा हूं उसके अनुसार बस इतना समझिए कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल एलिमिनेट करूं तो यहां पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है k, दिस बिकम्स टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू आर क्यूब, ओके। ये हमारा एक इक्वेशन है। अब आखिर हम ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, हमसे हमारा इनसे क्या ही लेना देना, ओके। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कि जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, जैसे जैसे आपका रेडियस या डिस्टेंस बढ़ेगा प्लैनेट का, वैसे वैसे प्लैनेट को अराउंड द सन रिवॉल्व होने में पीरियोडिक टाइम भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है
तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। ओके, एंड इसके रेफरेंस के लिए मैं वीडियो में एक इमेज भी अटैच कर दूंगा। आप देख सकते हैं हमारे जितने भी प्लैनेट्स जो सन से जितने जितने दूर हैं, उनको अराउंड दिस सन रिवॉल्व होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। और फन फैक्ट तो ये है कि काफी सालों पहले न्यूटन ने जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हमें, ये केप्लर्स लॉ के बेसिस पे ही दिया था। इसमें कुछ हिस्से ग्रेविटेशनल फोर्स में केप्लर्स लॉ के भी इन्वॉल्व थे। और मजे की बात यह है कि केप्लर्स को इन लॉ के बारे में जो उन्होंने दिया है, उनके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये प्लैनेट्स ये रूल आखिर फॉलो क्यों कर रहे हैं। बट ही वाज श्योर कि प्लैनेट्स ये रूल फॉलो करते हैं, बट केप्लर के पास इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। ओके, तो हमने केप्लर्स लॉ इसलिए पढ़ा ताकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स में इनका इस्तेमाल करके आगे की सारी चीजें प्रूव कर सकें और आपको एक साबुत थ्योरी दी जा सके। तो अभी तक हमने जो टॉपिक्स डे 2 में कवर किए, मैं उसे समराइज कर देता हूँ। पहली चीज हमने मोशन के बारे में पढ़ा, दूसरी चीज हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, और तीसरी चीज हमने केप्लर्स के 3 लॉ के बारे में पढ़ा। ओके, आज का ये वीडियो डे 2 यही समाप्त होता है। हम अगले दिन डे 3 के वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।